तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। पहले देखो, मेरे पास एक मार्कर है जिसको मैंने इस वाले पॉइंट के अबाउट पकड़ रखा है और मैं चाहता हूँ कि मार्कर रोटेट कर जाए। अगर ये मार्कर को रोटेट कराना चाहता हूँ, क्या मैं इस मार्कर को ऐसे खींच के रोटेट करा सकता हूँ क्या? नहीं। अगर मुझे इसको रोटेट कराना है तो मुझे कहीं इधर फोर्स लगाना पड़ेगा और वो इस तरीके से फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये रोटेट कर जाए। अच्छा, अगर फोर्स को मैं इस वाले पॉइंट पे लगाऊं और चाहूं कि ये रोटेट कर जाए, तो क्या जरूरी है ये रोटेट करे? नहीं। तो हम अभी तक ये समझ रहे हैं कि फोर्स का ही एक इफेक्ट है जिसको हम यूज करके किसी बॉडी को रोटेट करा सकते हैं। तो देखो, टॉर्क क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट तो यही है कि टॉर्क और कुछ नहीं बल्कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है। टॉर्क क्या है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा बताओ, हमें ये तो पता है कि अगर मैं बात करूं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मास 5 केजी है, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो आप एक्सेलरेशन को F/m करके निकाल लेते हो। मतलब आपको ये तो पता है कि फोर्स की वजह से किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन आता है। एकदम सिमिलर तरीके से किसी बॉडी के ऊपर अगर टॉर्क लग रहा हो तो टॉर्क का रिजल्ट क्या आता है पता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे भी अगर कोई बॉडी अगर रोटेट करेगा तो रोटेशन में तो हम एंगुलर वाली बात करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अच्छा, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? भाई फोर्स की वजह से आएगी, इसलिए ये कैसा क्वांटिटी होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली फोर्स टॉर्क क्या चीज होता है? देखो, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो फोर्स का मतलब होता है मोमेंट ऑफ, सॉरी, टॉर्क का मतलब होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये जो लाइन लिखा हुआ ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखो, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इसमें आर वेक्टर आया है, इसमें एफ वेक्टर आया है और इसमें प्रोडक्ट आया है, लेकिन ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना। और पहले आर आया है फिर एफ आया है, ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। अच्छा बताओ, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे दोगे? क्या टॉर्क आर वेक्टर और एफ वेक्टर से मिलकर बना है? ये कुछ कुछ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट में। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो जो डायरेक्शन आएगा टॉर्क का, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। किसके लिए? टू कैलकुलेट या टू फाइंड डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ तो होता है, आर है क्या चीज? अभी अभी मैंने बताया था कि इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी को मैं रोटेट कराना चाहता हूं, तो मान लो अगर मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया वहां से लेके जहां पे मैंने हिंज कर रखा है, ये जिसके अबाउट ये घूम रहा है, एक्सिस, तो एक्सिस से जहां पे फोर्स लगा उनके बीच का डिस्टेंस है आर, और जो फोर्स लगा वो एफ है। तो आप समझ पा रहे हो, आर और एफ के मल्टीप्लीकेशन को हम, क्रॉस प्रोडक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहूँ, तो क्या टॉर्क को ऐसा लिख सकता हूँ? टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। कहाँ से है? अरे ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है ना, उसी से।
इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज जो टॉर्क है उसको हम आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं। अभी जो आर एफ साइन थीटा है ना, इसको हम दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉर्क की कैलकुलेशन में। देखो, मैं दो डायग्राम बनाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लो एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट है। एक वो पॉइंट है जहां पे मैंने बॉडी को हिंज करके रखा है, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगा। इसको पूरा लिख देता हूं मैं, हिंज। हिंज का मतलब होता है पॉइंट अबाउट विच, पॉइंट अबाउट विच बॉडी कैन रोटेट। तो ये हिंज है। हिंज से मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट बनाया पी। इस पॉइंट पी पर एक फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पी पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये जो आर को अगर मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं, तो एंगल बन रहा है मान लो थीटा, और ये डिस्टेंस रहा आर। आर क्या है, अब देख पा रहे हो, हिंज से पी जो पॉइंट है वहां का डिस्टेंस। सिमिलर तरीके से मैं दूसरा डायग्राम भी बना लेता हूँ, एकदम सिमिलर तरीके से दूसरा डायग्राम भी बना लेता हूँ। ये रहा हिंज, और हिंज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट बनाया, और आर डिस्टेंस को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड किया हूँ, और जो फोर्स लग रहा है वो एफ वेक्टर लग रहा है, एफ, ठीक है। ये पॉइंट है पी। देखो, पहले वाले डायग्राम को ध्यान से देखो। पहले वाले डायग्राम में मैं क्या करता हूं कि फोर्स के दो कंपोनेंट लिखता हूं, फोर्स के दो कंपोनेंट लेता हूं। फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा, इसको मैं एफ का कॉस थीटा लिखूंगा कि नहीं, सही बात है। और फोर्स का ये जो दूसरा कंपोनेंट है, मैं इसको क्या बोलूंगा, एफ का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। अच्छा, ये जो एफ का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, क्या ये क्या ये कंपोनेंट रेडियस वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर है? सही बात है। अब इसको मैं क्या क्या बोलूंगा, एफ परपेंडिकुलर। इस फोर्स को मैं क्या लिख दूंगा कि ये एफ का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। तो फिर इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलोगे, फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट। मुझे बताओ, रोटेशन के लिए इसमें कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा? कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो चाहता है कि बॉडी रोटेट कर जाए? बहुत ध्यान से देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये चाहता है कि पॉइंट पी इस तरीके से मूव कर जाए हिंज के अबाउट, ठीक है। तो देखो, इसी वाले इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू आर इन टू एफ साइन थीटा। और एफ साइन थीटा किसके बराबर है, यहां देखो, एफ परपेंडिकुलर के, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो टॉर्क किसके बराबर है, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर को, मतलब रेडियस और रेडियस के परपेंडिकुलर फोर्स, डिस्टेंस और डिस्टेंस वाली लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। एक तरीका और है टॉर्क निकालने का, दूसरे वाले डायग्राम को देखो बहुत ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं ना, कि ये एंगल तो आपको थीटा गिवन है, ये एंगल थीटा आपको गिवन है। आप इस फोर्स के दो कंपोनेंट करो,
एक, सॉरी फोर्स के नहीं, अब हमें कंपोनेंट करना है, अब हमें कंपोनेंट करना है रेडियस का। अब हमें कंपोनेंट किसका करना है? रेडियस का। तो देखो, सबसे पहला टास्क तो ये कर लो कि फोर्स वाली लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। इसी जो फोर्स वाली लाइन है ना, इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हिंज से। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये जो येलो वाली लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये जो येलो वाली लाइन ड्रॉ किया है, आर के टर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, क्या ये वाला एंगल थीटा बनेगा? आर वेक्टर ये है, आर का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा बनेगा और सामने वाला साइन थीटा बनेगा। ठीक है, देखो ये था थीटा, तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा इसको बोल देंगे हम आर का, इसको येलो से लिखते हैं, आर का साइन थीटा। ये गड़बड़ क्यों हो जा रहा है? ठीक है, आर का साइन थीटा, जिसको मैं आर का परपेंडिकुलर बोल सकता हूं क्या? रेडियस का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, है ना। और ये वाला जो लेंथ बनेगा, ये वाला, ये बनेगा आर का साइन थीटा, जो बनेगा रेडियस का पैरेलल वाला कंपोनेंट। तब देखो, ये वाला जो इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन को यहां पे लिखो, तो क्या लिख सकते हो कि टॉर्क बराबर आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा तो होता है, लेकिन आर साइन थीटा को अगर मैं एक साथ लिखूं तो कोई समस्या है क्या? एफ को अलग लिख दो। अब देखो, ये जो आर साइन थीटा है ना, वही तो आर परपेंडिकुलर है। तो आप यहां से देखते हो कि जो टॉर्क है वो आर का परपेंडिकुलर इंटू एफ के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स और उसी लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज से, अगर आपको पता चल जाए ये रहा फोर्स वाला डायरेक्शन, और फोर्स के ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए, तो भी आप टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने यहां से दो तरीके देखा जिससे हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार तो है आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या तो आप चाहो तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ कर दो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। तो आर एफ साइन थीटा को दो तरीके से आप देख सकते हो। और रही बात आप डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन तो हम राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस किस कंडीशन में टॉर्क जीरो हो सकता है। लिखो, हेडिंग लिखो कि, हेडिंग लिखना है केसेस फॉर जीरो टॉर्क। केसेस फॉर, तो भाग क्यों रहा है ऐसे? केसेस फॉर, केसेस फॉर जीरो टॉर्क। किस किस केस में टॉर्क की वैल्यू जीरो हो सकती है? तो देखो, हमें ये तो पता है कि जो टॉर्क है वो आर एफ साइन थीटा के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं, टॉर्क बराबर होता है आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। तो जो केस वन बनता है, केस वन तो ये है कि अगर, देखो केस वन, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ही जीरो हो जाए, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ही जीरो लग रहा हो तो टॉर्क जीरो आएगा। अगर फोर्स ही जीरो हो तो टॉर्क जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन, या नो फोर्स एक्ट, नो फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, नो फोर्स एक्ट ऑन बॉडी। जब फोर्स लगेगा ही नहीं फिर तो टॉर्क की बात ही नहीं आएगी। दूसरा केस क्या बनता है? केस टू,
अगर रेडियस ही जीरो हो जाए तो, अगर आर की वैल्यू ही जीरो हो जाए तो, आर की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है, फोर्स एक्ट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फोर्स एक्ट एट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका एग्जांपल ये था, देखो कि जैसे इस वाले पॉइंट के अबाउट देखो ऐसे से घूम रहे हैं, ठीक है, घूम सकते हैं इसके अबाउट, हिंज कर रखा है मैंने यहाँ पे। अगर आप फोर्स यहीं पे लगा दो, कितना भी फोर्स लगा दो, इस बॉडी में रोटेशन की कोई टेंडेंसी नहीं आएगी, इसकी इस बॉडी के ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। तो अगर आर जीरो हुआ तब भी टॉर्क जीरो ही आएगा। केस थ्री देखो, केस थ्री क्या है कि मान लो आर जीरो ना हो, मतलब फोर्स जीरो ना हो, आर भी जीरो ना हो, लेकिन बट बट एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या देखो भाई, जो ये फॉर्मूला आया है यहाँ पे साइन थीटा भी तो है, और साइन थीटा कब कब जीरो होता है? अगर थीटा जीरो हुआ तब भी साइन थीटा जीरो, और थीटा अगर 180 हुआ तो तब भी जीरो। अब ये थर्ड केस क्या है देखो, थर्ड केस ये कह रहा है, इसको पहले लैंग्वेज में लिख देते हैं कि अगर फोर्स फोर्स एंड, ऐसा लिखते हैं, एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर आर पैरेलल, एफ वेक्टर इस ऐसे लिखो, तरीके से लिखते हैं, क्या लिखा उन्होंने, एफ एक्ट अलोंग आर, एफ एक्ट अलोंग आर वेक्टर, और ऑपोजिट टू आर वेक्टर। इसको मैं समझाता हूँ, देखो क्या कह रही है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे, आपने फोर्स यहाँ पे लगाया कहीं पे, अगर फोर्स, जैसे देखो रेडियस ये वाला बनेगा, अगर फोर्स इसी के डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे आर और एफ, फोर्स इधर ही लग रहा है, आर भी इधर ही है, इस केस में इस बॉडी के पास रोटेशन की कोई टेंडेंसी नहीं आएगी, तो इसका मतलब टॉर्क इस केस में जीरो होगा। वहीं अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, रेडियली इनवर्ड, ऐसे धक्का दूं, तब भी टॉर्क जीरो ही आएगा। सेकेंड वाले केस में देखो, आर इधर और फोर्स इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180, तो इस केस में भी टॉर्क अपना जीरो ही निकल के आएगा। तो आपने देखा तीन केस में टॉर्क जीरो हो सकता है, फोर्स जीरो हो जाए, रेडियस जीरो हो जाए, या थीटा जीरो या 180 बन जाए। अब इस पे बेस कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर वन, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे है कि एक रॉड है, ये रॉड हमने यहाँ पे हिंज कर रखा है, इसके अबाउट घूम सकता है, इस रॉड की इस वाले पॉइंट पे आपने एक फोर्स लगाया, एक फोर्स यहाँ पे लगाया आपने 10 न्यूटन का, एंगल क्या है, मान लेते हैं 37 डिग्री, और ये जो गिवन रॉड है इसका लेंथ है 2 मीटर, और ये रहा एच, जिसको हम हिंज बोलेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स 10 न्यूटन अबाउट हिंज।
हिंज के अबाउट 10 न्यूटन वाले फोर्स का टॉर्क बताना है। तो अभी तक हमने समझ लिया है कि इसके तो दो तरीके हमको पता है, या तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ करना है, या तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर करना है। दोनों फॉर्मूला हमने देख लिया है। तो देखो, इसका पहला तरीका पहला वाले मेथड से करते हैं। इसका पहला मेथड क्या है कि टॉर्क बराबर होता है आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मूले में हमें ये तो पता है कि फोर्स के दो कंपोनेंट करने हैं, फोर्स के दो कंपोनेंट हमें करने हैं। तो डायग्राम बनाओ पहले। ये रहा रॉड, रॉड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके दो कंपोनेंट करो। एक तो इसमें यहाँ बनाते हैं। मान लिया ये रॉड बना दिया। रॉड के ऊपर जो फोर्स लगा था, इधर तो 10 का कॉस 37 आएगा, और इधर आएगा 10 का sin 37। जरा बताओ, रेडियस तो अपना इधर है ना, 2 मीटर, रेडियस अपना इधर है। तो रेडियस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा? यही वाला फोर्स। तो एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 का cos 37 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 10 × 4/5, तो ये बन जाएगा 8। तो इस वाले तरीके से अगर देखा जाए तो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी, आर तो पूरा का पूरा आ जाएगा 2 मीटर, इंटू एफ परपेंडिकुलर कितना है? 8 न्यूटन। तो ये टोटल कितना बन गया? 16 न्यूटन मीटर का टॉर्क आएगा हिंज के अबाउट। यहाँ पे लिख लो हिंज के अबाउट। ये था मेथड नंबर 1। अब इसका हम लोग देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या है देखो, टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। सेकेंड वाले मेथड में हमने देखा था कि जो रेडियस वेक्टर है, मतलब जो लेंथ है, उसके कंपोनेंट करने हैं। तो देखो, एक बार पहले डायग्राम बनाते हैं। ये रहा रॉड इस तरीके से, इसका हिंज वाला पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे जो फोर्स है कितने न्यूटन का लग रहा था? 10 न्यूटन का। ठीक है, कितने डिग्री पर? कितने डिग्री पर? मान लेते हैं अभी थीटा, जो कि 37 है। ठीक है, इसी वाले वेक्टर को अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखने हैं। तो पहले ये तो पता चले कि आर है कौन सा, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर है। इसी को हिंज से अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, हिंज से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो मुझे पता चलेगा कि ये जो बनेगा ना, देखो, क्या ये वाला एंगल भी थीटा ही है? तो जो आर है 2 मीटर, 2 मीटर का ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? आर का कॉस थीटा, जो कि आर परपेंडिकुलर के बराबर बनेगा। और ये जो बनेगा, इसको क्या कहेंगे? आर का साइन थीटा, आर का साइन थीटा, जो कि आर पैरेलल है। किसके पैरेलल? फोर्स के पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो खैर हमारे काम का आर परपेंडिकुलर है, तो बस वैल्यू रखो। देखो, टॉर्क बराबर आ जाएगा, आर परपेंडिकुलर का मतलब आर इंटू कॉस 37, वैल्यू रख देते हैं सीधा। चलो अच्छा, आर कॉस थीटा इंटू फोर्स है 10 न्यूटन, और आर कितना है? 2 × cos 37 इंटू 10। इसका मतलब ये बन जाएगा, देखो, 2 × cos 37 का मतलब होता है 4/5 इंटू 10। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा टोटल? ये 2 5 2 तो 16 न्यूटन मीटर, ये बन जाएगा 16 न्यूटन मीटर। तो आप देख सकते हैं कि चाहे आपने इस वाले तरीके से आंसर निकाला हो, चाहे आपने इस वाले तरीके से आंसर निकाला हो,
टॉर्क की वैल्यू सेम ही आने वाली है। टॉर्क अबाउट हिंज है ये, टॉर्क अबाउट हिंज यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं सेंस ऑफ रोटेशन की, या सॉरी टॉर्क का डायरेक्शन किधर है। देखो, टॉर्क का डायरेक्शन चेक करने के लिए पहले आर वेक्टर की तरफ जाओ, फिर एफ वेक्टर की तरफ जाओ, तो आपको जिधर की तरफ थंब आपका पॉइंट करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा टॉर्क का डायरेक्शन होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखा जाए तो अपना फोर्स वेक्टर इधर है, रेडियस वेक्टर। देखो रेडियस वेक्टर किधर बना है, ये रहा रेडियस वेक्टर। मतलब फिंगर को पहले कर्ल कर लो रॉड के डायरेक्शन में, उसके बाद फोर्स किधर, फोर्स थोड़ा सा राइट साइड है, तो अपने फिंगर को कर्ल करो राइट साइड, तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड। इसका मतलब जो डायरेक्शन आएगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा इसका, ये भी इनवर्ड आएगा और ये भी इनवर्ड, भाई सेम ही चीज है ना, तो इनवर्ड आने वाला है। ठीक है, इनवर्ड। पता है इसका एक और तरीका है, अगर सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, अगर सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, उस केस में जो टॉर्क आएगा उसी, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप फिंगर को कर्ल करोगे तो जिधर डायरेक्शन जाएगा, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इनवर्ड, इनवर्ड बनेगा। और अगर रॉड का सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले केस में जो अपना टॉर्क का डायरेक्शन आता है वो आउटवर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अब दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक नहीं दो फोर्स लग रहे हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 2 लिख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ये रहा एक रॉड है, मान लो ऐसा, इस रॉड को हमने यहाँ पे हिंज कर दिया। रॉड के ऊपर इस वाले पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, कितना कितना न्यूटन है ये, एक बार देख लेता हूँ, 2 न्यूटन। यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक फोर्स और है यहाँ, ये मान लेते हैं 5 न्यूटन का फोर्स है जो कि 30 डिग्री पे लग रहा है। रॉड का जो टोटल लेंथ है, रॉड का जो टोटल लेंथ है वो 2 मीटर है। ठीक है, और ये वाला जो लेंथ है जहाँ पे ये वाला फोर्स एक्ट किया है, मान लेते हैं ये 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर। तो सवाल ये है कि हिंज के अबाउट टॉर्क बताना है। सवाल क्या है, फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्सेस अबाउट हिंज, हिंज के अबाउट अबाउट टॉर्क ऑफ फोर्सेस। भाई जितने फोर्स लग रहे हैं सभी का टॉर्क निकालना होगा हमें, है ना। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ वाला फॉर्मूला लगाओ, आप चाहो तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर वाला लगाओ। यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट करना ज़्यादा इजी लग रहा है हमें, तो हम फोर्स का कंपोनेंट करेंगे, तो टॉर्क का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 2 न्यूटन वाला फोर्स है ये तो रेडियस के परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है, तो कंपोनेंट किसका करना है, सिर्फ इस 5 न्यूटन वाले का। तो देखो रॉड को बनाते हैं एक बार, ये रहा इस तरीके से रॉड, इसके ऊपर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये तो 2 न्यूटन का लग रहा है, उसको कुछ नहीं करना है। ये 5 न्यूटन वाले फोर्स के कंपोनेंट अगर मैं करूँ तो इधर के डायरेक्शन में फोर्स आएगा और एक इधर। तो ध्यान से देखा जाए तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा बनता है, तो ये जो अंदर की तरफ वाला आ रहा है 5 का कॉस थीटा बनेगा, और ये बनेगा 5 का, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, 5 का साइन थीटा। मतलब फोर्स सॉरी रेडियस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बन रहा है वो यही वाला है, तो इसको आप एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल दो। यही क्या है, एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला 5 साइन थीटा। थीटा बोले तो यहाँ पे 30 डिग्री है, और ये रहा अपना हिंज वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब टोटल 2 फोर्सेस हैं, आप एक काम करो, इस वाले को ना
इस वाले को F1 बोल दो और इस वाले को हम्म, भाई साहब दो दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, और दोनों में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि फोर्स के कंपोनेंट दोनों के करने पड़ेंगे। अगर कोई ऑलरेडी गिवन है परपेंडिकुलर तो उसका कंपोनेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में देखो ये वाला जो लेंथ आ रहा है, ये कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स याद आ जाते हैं ना, जिसकी वजह से थोड़ी मुस्कान आ जाती है फेस पे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ये 2 मीटर, और अच्छा, अगर एंड से 0.5 मीटर है, देखो ये वाला लेंथ, अगर ये लेंथ 0.5 मीटर है तो ये वाला लेंथ कितना बनेगा? 1.5। 1.5। इतना सीरियस होके भी क्या ही हो जाएगा, है ना? पर सीरियस होना भाई, वरना टॉर्क समझ नहीं आएगा। तो देखो, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि ये जो 2 न्यूटन वाला फोर्स है, ये चाहता है कि हिंज के अबाउट रॉड ऐसे घूम जाए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, जबकि ये जो 5 sin थीटा वाला फोर्स है ये डाउनवर्ड लग रहा है, ये चाहता है कि रॉड ऐसे ऐसे घूम जाए क्लॉकवाइज। तो दोनों का सेंस अलग अलग आ रहा है। हम एक पैटर्न दिमाग में बैठा लेंगे कि जो फोर्स क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है उसका टॉर्क पॉजिटिव लेंगे, और जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है उसका टॉर्क नेगेटिव लिखेंगे। ये पैटर्न आपको बैठाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होगी आगे, क्वेश्चन में बार बार कंफ्यूजन होगा। तो देखो, जो नेट टॉर्क अबाउट हिंज लिखोगे ना, तो टॉर्क ऑफ F1 आएगा और टॉर्क ऑफ F2 आएगा। तो यहाँ पे टॉर्क ऑफ F2, F1 का टॉर्क प्लस या माइनस, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है तो माइनस, तो माइनस का 2 इंटू फोर्स कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 हो गया और फोर्स कितना है 2, प्लस सेकेंड वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू है 5 sin थीटा, और डिस्टेंस कितना है 1.5 इंटू 5 sin 30। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4, प्लस ये बन जाएगा 7.5 डिवाइड बाई 1/2। तो ये फाइनली जब सॉल्व करोगे इसको तो -4 प्लस ये आ जाएगा 3.25, 3.25। तो -4 प्लस 3.25, ये हो जाना चाहिए माइनस का 0.75। ये बन जाना चाहिए -का 0.75। अब ये माइनस का साइन क्या बता रहा है? माइनस का साइन बस इतना बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस को ही हमने नेगेटिव माना था। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर कोई रॉड घूम रहा है तो अंगूठा किधर आ रहा है? अपवर्ड। इसका मतलब जो टॉर्क अबाउट हिंज आएगा वो 0.75 आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। 0.75 न्यूटन मीटर तो आएगा आंसर, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। ये आउटवर्ड क्यों आया? क्योंकि रॉड का सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। यही रीजन है कि जो थंब है वो आउटवर्ड सेंस करेगा, और सॉरी आउटवर्ड के डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा, इसलिए उसका टॉर्क आउटवर्ड हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन वाइज। तो ये था ऑल अबाउट टॉर्क, और दो हमने क्वेश्चन देख लिए। अगर आप इनको बहुत ध्यान से देखोगे तो उसके बाद फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए, यही दो काम हमें करने होते हैं, या तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वाले क्लास में।